हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीसी का रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है उसका पार्ट 2। ये जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया है। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं तो यूट्यूब पे वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है लेक्चर 1। ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने उस लेक्चर को देखा होगा, क्योंकि जो जहाँ पे हमने उस लेक्चर को छोड़ा वहीं से हमने इस दूसरे भाग को स्टार्ट किया है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सूचना दे देता हूं कि अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो हम लोग का लर्निंग ऐप है प्ले स्टोर पे। आप अपने बेहतर प्रिपरेशन के लिए, चाहे लैब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर हैं, बीएससी एमएलटी हैं, कोई भी हैं, तो आप लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रैंक प्लस द लर्निंग ऐप के नाम से अवेलेबल है, डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज का ये जो आपको नोटिस था वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है आज। अब हम लोग आते हैं अपने क्लास पे और अपने लेक्चर पे। देखिए डियर ऑल स्टूडेंट, आपने अगर इससे पहले वाला लेक्चर देखा तो मैंने बताया था कि सीबीसी में क्या क्या पैरामीटर होते हैं। अभी तक हमने क्या जाना है उसका पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने आज के लेक्चर पे। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि सीबीसी में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जनरली भाषा में मैंने बताया था आप लोगों को सीबीसी क्या है, ये एक पैनल है जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है और वो सारे टेस्ट जो है हमें लैबोरेटरी में परफॉर्म करना होता है। और वो परफॉर्म करने के बाद अगर उसमें एबनॉर्मलिटी आती है तो क्या क्या उससे सस्पेक्टेड डिजीज को डायग्नोस किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जाना है। सबसे फर्स्ट वन तो हमने ये डिस्कशन किया था कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जरा मैं वो पैरामीटर फिर से आपको लिख देता हूँ, लाइक दैट हीमोग्लोबिन, टीसी, डीसी, आरबीसी, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, प्लेटलेट, आरडीडब्ल्यू, ईएसआर एंड लास्ट में हमने देखा है कमेंट लिखा हुआ। यूजुअली आप सीबीसी के जब रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे या आपके पास अगर होगा भी सीबीसी का रिपोर्ट तो आपको जस्ट यही पैरामीटर देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे ही आप सीबीसी की रिपोर्ट आपके पास आती है तो उसमें कौन सा पैरामीटर आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया। और उस पैरामीटर से रिलेटेड और कौन कौन से इन सब में टेस्ट होते हैं वो भी हमने डिस्कशन कर लिया, और उसके घटने से या बढ़ने से क्या अफेक्ट होता है बॉडी पे, या अगर वो कोई घटता है या बढ़ता है तो आपकी बॉडी में या किसी पेशेंट को आप क्या डिजीज हो सकता है ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये भी जान चुके हैं कि हम लोग सीबीसी करवाते क्यों हैं, डॉक्टर लोग इसे क्यों करवाना जरूरी है। हर एक टेस्ट में, चाहे किसी को स्टूल की प्रॉब्लम है तो भी सीबीसी है, किसी को फीवर है तो भी सीबीसी है, किसी को एनीमिया है तो भी सीबीसी है, किसी को सर्जरी है तो भी सीबीसी करवाना है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों इतना जरूरी है इसको करवाना, ये भी हमने जान लिया है, हमने पढ़ लिया। अब अभी तक दैट मीन्स कि इतने सारे टेस्ट और पैरामीटर अगर इंक्लूड है तो इसमें से हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया, पहले मैं उसको टिक आउट कर देता हूँ, फिर जो आज का रिमेनिंग है उस पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नीचे में मैंने एक भाग लिखा है कमेंट। कमेंट में भी भाग मैंने 3 भाग पार्ट होता है कमेंट में। एक आर बेसिस पे कमेंट लिखा जाता है, एक डब्ल्यू बेसिस पे कमेंट लिखा जाता है और देन प्लेटलेट पर भी कमेंट लिखा जाता है। तो हमने जो अभी तक यूजुअली स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में वो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने जान लिया, हमने आरबीसी के बारे में भी जान लिया, हमने पीसीवी के बारे में भी जान लिया। पीसीवी का दूसरा नाम होता है एससीटी, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट। हमने एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये ब्लड इंडेक्सेस के बारे में भी हमने जानकारी इकट्ठा कर ली। हम लोगों ने आरडीडब्ल्यू के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर ली। और कमेंट में हमने रेड ब्लड सेल पे क्या कमेंट लिखा जाता है और उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हमने जान लिया, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। यानी आज का जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, जो हमारा सबसे ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप ब्लड की परिकल्पना करते हैं, अपने माइंड में अगर ब्लड सेंस लाते हैं तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। जो आपकी बॉडी में ब्लड विचरित कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को तो आप प्लाज्मा बोलते हो सर, और दूसरे वाले पार्ट को सेलुलर पार्ट बोलते हो। ठीक है, सेलुलर पार्ट 45% होता है एंड प्लाज्मा पार्ट 55% होता है। लेकिन इस सीबीसी के जब हम लोग बात करते हैं तो सीबीसी में जनरली जो है हमने ये सेलुलर पार्ट की बात करते हैं, यानी कि ब्लड में जो भी सेल्स प्रेजेंट होता है। हमने सीबीसी के डेफिनेशन में भी यही जाना था कि सीबीसी क्या होता है। सीबीसी एक टेस्ट है, एक पैनल है टेस्ट का, जिसमें हम लोग किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पेशेंट के ब्लड की सेल्स की हमें जानकारी देता है। यही होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, इसका फुल फॉर्म में भी हमें पता चलता है।
तो अब सेलुलर पार्ट की जानकारी देता है, किसी भी पेशेंट के ब्लड के सेल्स की जानकारी देता है, यानी जो हमारा ब्लड लाल कलर का सर्कुलेट करता है उसमें प्रेजेंट सेल्स की जानकारी देता है। तो इसमें सेल्स कितने टाइप्स के मैंने बताया था, 3 टाइप्स के आप लोगों को बताया था। एक को बोलते हैं आरबीसी, दूसरे वाले को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरे वाले को बोलते हैं प्लेटलेट। ये सभी बातें प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था, लेकिन अभी लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ तो सोच रहा हूँ आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ ताकि आज की चीज़ें आपको तरोताज़ा समझ में आएगी। ठीक है, मैंने कितने सेल बताया था आपको, 3 सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये भी हमने जान लिया था। रेड ब्लड सेल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, देखिए, और रेड ब्लड सेल से ही हेमोग्लोबिन, पीसीबी, एमसीएस, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू एंड आरबीसी के कमेंट ये सारे रिलेटेड थे। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है हमने डिस्कशन कर लिया है सर। अब डब्ल्यूबीसी में भी मैंने आपको बताया था सर फर्दर कि ये 2 पार्ट में बांटा है इसको साइंटिस्टों ने। पहले वाले को बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे वाले को बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या होता है, आप अगर किसी भी सेल्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये सेल नॉर्मल मान सकते हैं कि ये सेल का सेल वॉल होगा, बीच में सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में जो एरिया बचता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नॉर्मल आपने 4th-5वां क्लास में पढ़ा होगा, 4th या 5th स्टैंडर्ड में सेल के बारे में जानकारी पढ़ लिया होगा। सेल में नॉर्मली न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल वॉल होते ही होते हैं। सेल में और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर नॉर्मल फंडामेंटल में बात करूँ तो हर एक सेल्स में इतनी सारी बातें तो लगभग होती ही है। अगर हम लोग बात करें एनिमल या ह्यूमन सेल की तो प्रोकैरियोट सेल में नहीं जा रहे हैं, यूकैरियोट सेल की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उतना गहराई में नहीं जाना है क्योंकि हमें सीबीसी समझना है। ऑलराइट, तो सेल में ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल में 2 पार्ट होते हैं ना, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में क्या होता है कि ग्रैनुलोसाइट के साइटोप्लाज्म में इस प्रकार के छोटे छोटे सैंड लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो जो सारे डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हो गए उनको ग्रैनुलोसाइट, जिनका साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे उनको एग्रैनुलोसाइट। अब ग्रैनुलोसाइट में भी 3 डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बॉस? 3। पहले वाले को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरे वाले को बोलते हैं इस्नोफिल एंड तीसरे वाले को बोलते हैं बेसोफिल। हमने ये भी पढ़ लिया था। एक ग्रैनुलोसाइट में 2 डब्ल्यूबीसीज को डिवाइड किया गया। पहले वाले को बोलते हैं मोनोसाइट और दूसरे वाले को बोलते हैं लिम्फोसाइट। इतनी सारी डिस्कशन हमने बंद कर ली थी। यानी कि ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स इतने टाइप के होते हैं, जिसमें 5 डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक प्लेटलेट। 5 2 7 प्रकार के सेल्स हो गए हमारे बॉडी में। अगर और भी इंटरनल जाएंगे ना तो और भी इनके सेल्स बढ़ जाएंगे, इसलिए अभी वहाँ नहीं जाना। जनरली जो हमें सीबीसी के बिहाफ से जो नीड है उसी को समझेंगे। ठीक है, अब जरा इनके नॉर्मल रेंज की मैं चर्चा कर लेता हूँ। हमने जो पढ़ लिया है उसका नॉर्मल रेंज आज नहीं जानेंगे क्योंकि हमने जान लिया। आज जो हमने नहीं पढ़ा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टीएलसी की मैंने नॉर्मल रेंज बताई थी आपको कि 4000 से लेकर 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ये जो मैं आपको नॉर्मल रेंज बता रहा हूँ ये एडल्ट में बता रहा हूँ। इन्फेंट्स में स्लाइटली वेरी करता है, वो मैं आपको जब सीबीसी का पैरामीटर पढ़ाऊंगा, जब कि लेबोरेटरी में कैसे करते हैं वहाँ पे आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा और बता भी दूंगा कि पर्टिकुलर इन्फेंट में क्या है, वगैरह वगैरह में क्या है, सब कुछ। ठीक है, डीएलसी में, टीएलसी का मतलब टीसी का शॉर्ट में हम लोग टीएलसी भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप जब आपके पास रिपोर्ट देखेंगे सीबीसी का तो उसमें या तो टीसी भी लिखा हुआ रह सकता है या टीएलसी भी लिखा हुआ रह सकता है। टीसी का मतलब क्या होता है? टोटल काउंट, और टीएलसी का मतलब क्या हो गया? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इस डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है बॉस? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। तो सबसे पहले तो हम लोग किसकी काउंटिंग करेंगे कि ये टोटल डब्ल्यूबीसी कितना है, उसमें हम लोग टीएलसी काउंट करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल काउंट, डीसी काउंट या डीएलसी काउंट भी लिखा हुआ रह सकता है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब क्या है? इसको 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 काउंट करेंगे। तो जिसमें न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? लगभग आप 60 से 80% होता है। कितना? किसी किसी बुक में आपको 50 से 75% भी देख सकते हैं। तो घबराना नहीं है, बुक को लेकर थोड़ा बहुत या लेबोरेटरी को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है, उसको लेकर चिंता नहीं करना।
इस्नोफिल की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1 से 4% होती है और बेसोफिल की 0 से 1% होती है। मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 2 से 8% होती है एंड लिम्फोसाइट की नॉर्मल रेंज होता है 25 से 40% होता है। चलिए जी, इतनी नॉर्मल रेंज आपने जान लिया, डीएलसी की नॉर्मल रेंज जान लिया, आरबीसी पढ़ चुके हैं, पीसीबी पढ़ चुके हैं, ये सब तो पढ़ चुके हैं, हमें बताना नहीं। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख पर सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर। ईएसआर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने नहीं बताया था क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, अभी बता ही देता हूँ। देखिए ईएसआर जो है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। पहले भी हम लोग नॉर्मल रेंज की चर्चा कर रहे हैं, अभी आऊँगा डिस्कशन पे कि रिपोर्ट क्या देखना है, कैसे देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। पहले नॉर्मल रेंज की बातें कर लेते हैं। ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या होता है वो डिस्कशन करूंगा। ये जो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो 2 मेथड से किया जाता है। एक को बोलते हैं विंट्रॉप्स मेथड और दूसरे वाले को बोलते हैं वेस्टर्न ग्रीन्स मेथड। तो विंट्रॉप्स मेथड से जो होता है इसका नॉर्मल रेंज, विंट्रॉप्स मेथड से मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। मेल में जो होता है वो होता है 0 से 9 और फीमेल में जो होता है वो होता है 0 से 20 मिलीमीटर आफ्टर एट द एंड ऑफ 1 आवर। 1 घंटे के बाद इतना मिलीमीटर सेडिमेंट हुआ है। अभी डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। वेस्टर्न ग्रीन से अगर आप करेंगे तो मेल में होगा 3 से 5 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर एंड फीमेल में होगा 4 से 7 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ 1 आवर। कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब तो बड़ा होता है तो उसमें नॉर्मल रेंज कम क्यों होता है। ये डिस्कशन मैंने कर चुका हूँ ईएसआर का जब लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें, ठीक है। आप बोलोगे विंट्रॉप्स ट्यूब कम छोटा होता है, फिर भी आप रेफरेंस में ज़्यादा बता रहे हैं, कहीं आप गलत तो नहीं बता रहे हैं? तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है ईएसआर के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इतना सारा बात तो आपने जान लिया सर, जो नॉर्मल रेंज की बातें थी हमने सीख ली, समझ ली। अब जो मेन बात आता है कि सबसे पहले आपने रेड ब्लड सेल की, जैसे ही आप सीबीसी की रिपोर्ट देखते हो, सीबीसी की रिपोर्ट में आपने रेड ब्लड सेल देख लिया, उससे जुड़ी हुई बातें देख ली, उससे क्या वेरिएशंस आता है, क्या डिजीज डायग्नोसिस करना चाहिए वो भी देख लिया आपने। दूसरा कौन सा पैरामीटर सीबीसी में आपको सबसे पहले देखना चाहिए? आरबीसी के बाद अब दूसरी बार क्या देखना चाहिए? तो दूसरी बार आरबीसी का रेड ब्लड सेल का अगर आपने पैरामीटर चेक कर लिया सीबीसी की रिपोर्ट में, तो दूसरी बार आपको चेक करनी होती है वो डब्ल्यूबीसी होता है। अगर रेड ब्लड सेल आपका नॉर्मल है सीबीसी की रिपोर्ट में, तो अब आप डब्ल्यूबीसी के, ये देखिए डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है सर? डब्ल्यूबीसी इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सी चीज़ें रिलेटेड है? टीएलसी रिलेटेड है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डीएलसी रिलेटेड है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये पांचों काउंट को देखेंगे। और उसके बाद आपको देखनी है डब्ल्यूबीसी की कमेंट, कि उस पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे डब्ल्यूबीसी की क्या कमेंट आया है। अब यहाँ पे कुछ आपको कंडीशंस में बताता हूँ। मैंने क्या बताया आपको कि ये नॉर्मल रेंज है इनके, तो जब भी सीबीसी की रिपोर्ट आएगी तो या तो आपको नॉर्मल आएगा, टीएलसी या तो इसके अंदर होगा, डिफरेंशियल या तो इसके अंदर होगा, है ना, या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा। 3 कंडीशन ही आपको देखने के लिए मिलेगा रिपोर्ट में। या तो एक नॉर्मल होगा, जितना नॉर्मल रेंज दिया गया उसके अंदर ही मेरा रिजल्ट है, तब तो आप फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। अब कंडीशन परेशानी क्या आती है कि या तो रिजल्ट नॉर्मल, या तो रिजल्ट डिक्रीज हो सकता है या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो रिजल्ट बढ़ सकता है या तो रिजल्ट घट सकता है। तो पहले आपको कंडीशंस के बारे में बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा ये घटने और बढ़ने से क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये आप जानिए कि जो टीएलसी है, टीएलसी नहीं, उसके पहले आप जानिए कि जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल है, ये आपकी बॉडी की जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है वाइट ब्लड सेल? आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारा कंट्री है, एक नॉर्मल आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे हमारा कंट्री है, इस कंट्री में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हमारे यहाँ सोल्जर्स हैं जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंक्लूड है, आर्मी इंक्लूड है, एसपीजी कमांडो इंक्लूड है ना, इंटरनल हमारे राज्य में पुलिस बल इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें हैं, सीआईएसएफ है, बहुत प्रकार के आर्म फोर्स है। क्यों है ये? इसलिए इनको रखा गया है ताकि कोई इंटरनल या एक्सटर्नल बाहरी कोई आतंकवादी तत्व हो, कोई अनफेयर लोग हों, या हमारे कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर कोई ऐसे आतंकवादी लोग हो या चोर हो, बदमाश हो, डाकू हो, उनसे हमें प्रोटेक्ट कर पाए, इसके लिए इनको रखा गया है। तो उसी तरीके से इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है, जो भी आर्म फोर्स है हमारे कंट्री में। उसी तरीके से जो नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, आप जिसको भी मानते हैं, उसने आपकी बॉडी में भी एक डिफेंस मैकेनिज्म को बनाया है।
ताकि आपकी बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, कोई भी बाहरी तत्व इंटर करता है, जैसे कि कोई बाहरी तत्व आपके बॉडी में कौन इंटर करेगा, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैरासाइट, कोई फंगस, कोई अनदर डस्ट पार्टिकल, या आपको किसी भी प्रकार की जो नॉर्मल सेल्स है, जैसे उंगली है, ये हथेली मेरा नॉर्मल है, इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो उनसे लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए और मार के बॉडी से बाहर करने के लिए एक आर्म फोर्स डिफेंस मैकेनिज्म को नेचर ने हमारे बॉडी में बनाया है। और उसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं WBC, दैट इज द वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का काम ही है सबसे ज़्यादा कि लड़ना, मार धाड़ करना, और मार धाड़ करके जो भी चीज़ें आई हैं आपकी बॉडी में, चाहे आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, चाहे आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ, फंगस का इन्फेक्शन हुआ, वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उनसे वो लड़के आपको प्रोटेक्ट करेगा और बचाएगा। अब इसमें हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम एक हमारे बॉडी में होते, वो भी इसको हेल्प करता है। हालांकि इम्यून सिस्टम पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें CBC की रिपोर्ट देखनी। इम्यून सिस्टम जो है इम्यूनोलॉजी का पार्ट हो जाता है, फिर उसको बहुत डिटेल चर्चा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपने जान लिया, नॉर्मल भाषा में तो जान लिया कि WBC क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये आर्म की सेना, इनको बंदूक दिया हुआ है बॉडी ने लड़ने के लिए। ठीक, तो अब आपको नॉर्मल सी बातें मैंने बताया कि एक TLC है और एक DLC है। WBC में दो प्रकार के हमें रिपोर्ट देखना है, एक TLC और एक DLC। TC का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज दैट आप एक ग्लास लिए, ठीक है सर, क्लियर है आपको। इस ग्लास में इस तरीके से छोटे छोटे आप मोती डालिए। क्या डालें आप? मोती डालें। उस मोती, कितने मोती आपको डालना है? लगभग 11,000 मोती डालने हैं। कितने डालने हैं? 11,000 मोती डालने हैं। लेकिन जो मैंने आपको मोती डालने के लिए दिया है छोटे छोटे, वो एक टाइप का मोती नहीं है, 5 कलर का मोती है। कितने कलर का है? उसमें 5 कलर के मोती हैं। कितने कलर के मोती हैं सर? 5। और 5 कलर से आपने इसको भर दिया, और पांचों को मिला के कितना, 5 कलर को मिला के कितना होना चाहिए? आपकी काउंटिंग कितनी होनी चाहिए? 11,000 होनी चाहिए, 11,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि एक तो WBC जो हो गया वो 11,000 हो गया। टोटल मोती की काउंटिंग कितनी है? 11,000। यानी कि आपकी बॉडी में टोटल WBC जो प्रेजेंट होंगे पर सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर, ये एक यूनिट है, न्यूबॉर चैम्बर में काउंट किया जाता है, उसी के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो या आप ऐसा भी नॉर्मल भाषा में जान सकते हैं कि पर माइक्रोलीटर ब्लड, 1 माइक्रोलीटर ब्लड में आपको इतना जो है वो WBC प्रेजेंट होगा। हालांकि कहना सही नहीं होगा पर माइक्रोलीटर, लेकिन नॉर्मल भाषा में समझ आने के लिए मैंने आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या मैंने बताया कि जो टोटल WBC है वो टोटल मोती हो गया, 11,000 मोती आपने डाला। अब मैंने क्या बताया कि है तो 11,000 मोती, जिसको हम लोग TLC बोल दिए, टोटल काउंट को। लेकिन इसमें मैंने 5 कलर के आपको मोती दिए थे सर। कितने दिए थे? 5 कलर के मोती दिए थे, और पांचों को मिला के 11,000 हो रहा था। लेकिन पांचों की जो कॉन्सेंट्रेंसी थी ना, वो अलग अलग था। एक पहले वाले मोती की कंसंट्रेंसी थी 60 से 80% था, वो सबसे ज़्यादा था। दूसरे वाला था 1 से 4%, वो बहुत कम था। तीसरा वाला 0 से 1% था, वो बिल्कुल ही कम था, उसका कोई मतलब फ्यू अमाउंट में था, मिनिमम अमाउंट में। एक था 2 से 8% और एक था 25 से 40%। यानी एक A और एक A, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट कलर के जो मोती थे वो सबसे ज़्यादा थे, और ये 3 जो थे वो बहुत कम थे। और ये तीनों को मिला के जो है 11,000 मोती आपको इसमें भर देना है, फिल करना है एक गिलास में। इतनी बात क्लियर आई कि TLC का मतलब क्या हो गया कि टोटल WBC कितना है, और WBC में 5 होते हैं। तो फिर हम लोग DLC में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, वो पांचों को अलग अलग काउंट करके देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पहला तो कंप्लीटली हमें जानना है कि जो TLC होता है, जो WBC होता है, वो आपको डिफेंस का काम करता है, रोग से बचाने का काम करता है, बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है। लेकिन उसमें 5 प्रकार के WBC हैं, पांचों के कार्य अलग अलग होते हैं। सबके सब, न्यूट्रोफिल अलग काम है, बेसोफिल अलग है, लिम्फोसाइट अलग है, सबके अलग अलग काम है। तो अब ये पांचों में से जो कौन बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन घटेगा तो क्या होगा, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको मैं अलग अलग भी समझाऊंगा। अब देखिए, यहाँ 2 कंडीशन आएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो ये घट सकता है या तो ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब घट बढ़ तो पहले टोटल में बढ़ सकता है। सपोज दैट एक नॉर्मल एग्जांपल और समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि इसमें 5 कलर के मोती थे ना बॉस, 5 कलर के मोती हैं। एक न्यूट्रोफिल, एक का कलर क्या का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल नाम है। एक का नाम क्या है सर? न्यूट्रोफिल।
जो कि 50 से 80% मैंने बताया, या 60 से 80%, ठीक है। 50 से 80%, 60 से 80%, 50 से 75% भी देखने के लिए मिलेगा। अब सपोज दैट कि जो न्यूट्रोफिल था उसकी आप इसमें काउंट बढ़ा दीजिए, न्यूट्रोफिल को ज़्यादा अमाउंट में इसमें डाल दीजिए। तो आप अगर न्यूट्रोफिल का ज़्यादा अमाउंट बढ़ा देंगे, जैसे ही न्यूट्रोफिल का ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा, ये क्या है 11,000 से ज़्यादा भाग जाएगा कि नहीं। या न्यूट्रोफिल की आप काउंट कम कर दीजिए, 50 से भी कम कर दीजिए। तो 50 से आप न्यूट्रोफिल की काउंट कम कर देंगे तो एक कितना मैंने बताया था 4,000 से 11,000। इसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है 4,000 से 11,000। तो जैसे ही इसकी आप काउंटिंग कम करेंगे 4,000 से कम होने लगेगा कि नहीं। तो यही डिफरेंस जो है हमारी बॉडी पे भी पड़ता है कि अगर इन पांचों में से डीएलसी में जो भी 5 होते हैं, मैं लिख देता हूं आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब ये चारों मिलके क्या हो रहे थे 11,000 हो रहे थे, है ना जी सर जी। और मिनिमम 4,000 हो रहे थे, मैक्सिमम 11,000 हो रहे थे। अगर ये पांचों मिलके 11,000 हो रहे थे आपकी बॉडी में, अगर ये पांचों नॉर्मल रेंज में रहेंगे तो ये भी नॉर्मल रहेगा। इसमें से कोई भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और इसमें से कोई भी घटेगा तो ये भी घट जाएगा। क्योंकि अब क्या हमें पता चलता है कि इन पांचों में अगर कोई वेरिएशन आएगा तो इसमें भी वेरिएशन आएगा। मतलब ये कि अगर आप सीबीएसई की रिपोर्ट देख रहे होंगे तो अगर डीएलसी में इसमें अगर कोई भी वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है तो ये टीएलसी में भी वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या समझना है कि वेरिएशन किसके आने पर कितना आएगा। देखिए इसमें मैंने क्या बताया था कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है, 60% और ये 40% है। जो ये न्यूट्रोफिल है और ये लिम्फोसाइट है ये सबसे ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा भी, और जो कम अमाउंट में है 0 से 1% है तो कम अमाउंट में बढ़ेगा भी या घटेगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट में है जैसे न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट है, तो अगर न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट अगर बढ़ते हैं तो इमीडिएटली टीएलसी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको तुरंत वेरिएशन दिखने लगेगा। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ इसिनोफिल, बेसोफिल या मोनोसाइट थोड़ा बहुत भी बढ़ते या घटते हैं तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट आपको इस पे टीएलसी पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्यू अमाउंट में बढ़ रहे हैं। 4,000 से 11,000 में सेल ही हैं, उसमें से 10 सेल बढ़ जाएगा तो क्या कोई वेरिएशन इस पर इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन ये क्या है 80% था, ज़्यादा अमाउंट में था, इसमें अगर 20% भी बढ़ गया, 15% भी बढ़ गया टोटल का, तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा है, 11,000 से तुरंत 13,000 14,000 हो जाएगा, है ना। तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट के बढ़ने घटने से डायरेक्टली इफेक्ट जो है टीएलसी पे आपको देखने के लिए मिलने लगता है। और इसिनोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट के घटने बढ़ने से, थोड़ा बहुत घटने बढ़ने से नहीं मिलता है। इसिनोफिल अगर ह्यूज अमाउंट में बढ़ रहा होगा तो आपको इफेक्ट जो है टीएलसी पे देखने के लिए मिलेगा। इतना सा बात आपको क्लियर हो गया? होप सो समझ में आया होगा। अब मैंने आपको क्या, अभी तक तो नॉर्मली बातें समझ रहे हैं, अभी तक हमने ये नहीं समझा कि क्या होगा बढ़ने से, टीएलसी का रिपोर्ट देखने से। अभी मैं आपको क्या बता रहा था बच्चे कि आपकी बॉडी में 2 कंडीशंस देखने के लिए मिलेगा, या तो बढ़ेगा नॉर्मल से या तो घटेगा। तो बढ़ेगा टीएलसी में भी और घटेगा टीएलसी में भी, और ये पांचों में भी। तो सबसे पहले इनको बढ़ने वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं और इनको घटने वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं ये समझते हैं, फिर आएंगे डिजीज पे कि बढ़ने और घटने से कौन सा डिजीज फाइंड आउट होगा। सबसे पहले टीएलसी बढ़ सकता है या घट सकता है ना। तो अगर आपकी बॉडी में टीएलसी का काउंट बढ़ जाता है, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है, ये वाला अगर बढ़ा हुआ इंक्रीज फाइंड आउट होता है, 11,000 से ज़्यादा फाइंड आउट होता है आपको, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। ये जो WBC का यहाँ कमेंट नीचे मैंने देखा है ना, आपने कमेंट में लिखा हुआ देखा होगा ल्यूकोसाइटोसिस फाइंड आउट, वो यहीं से लिखा हुआ देखा जाता है, या फिर मॉर्फोलॉजी देखा जाता है माइक्रोस्कोप पे, उससे देखा जाता है, ठीक है। अगर ल्यूकोसाइट के काउंट नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, 11,000 से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ल्यूकोसाइट का काउंट, टोटल WBC का काउंट अगर 11,000 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिया। पहला इसका वाला आपको क्लियर हो गया, घटने या बढ़ने से क्या होगा,
सॉरी घटने या बढ़ने को क्या बोलेंगे, ये समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाए, अब न्यूट्रोफिल कितना था, 60 से 80% था, ठीक है। अगर 80% से ज़्यादा हो जाए, 85% हो जाए, 90% हो जाए, बढ़ गया ना। अगर न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाए, 60% से नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूट्रोपेनिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोपेनिया। अब इस तरीके का काउंट आपने लिखा हुआ देखा, कमेंट लिखा हुआ देखा होगा WBC में कि न्यूट्रोपेनिया इज ऑब्जर्व, तो आप तुरंत समझ जाना न्यूट्रोपेनिया जैसे ही है, न्यूट्रोफिल का काउंट घट गया, तुरंत आप DLC में जाना और न्यूट्रोफिल का आप देखिएगा कि उसका काउंट घटा हुआ है कि नहीं। जो यहाँ लिखा हुआ होगा और सॉरी रिजल्ट आया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कमेंट भी लिखा हुआ होगा। सेम एज अगर इस्नोफिल का काउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं इस्नोफिलिया, इस्नोफिल का काउंट घट जाता है तो उसको बोलते हैं इस्नोपेनिया। बेसोफिल बढ़ जाएगा तो बेसोफिलिया, बेसोफिल घट जाएगा तो बेसोपेनिया। मोनोसाइट बढ़ जाएगा तो मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोसिस बढ़ जाएगा तो मोनोसाइट बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोसाइटोसिस। और अगर मोनोसाइट का काउंट घट गया तो उसको बोलेंगे मोनोसाइटोपेनिया। लिम्फोसाइट का अगर काउंट बढ़ गया तो लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट का काउंट घट गया तो लिम्फोसाइटोपेनिया। अब यहाँ बात क्या है, मजे की बात क्या है समझने लायक, कि देखिए मैंने क्या बताया कि इस्नोफिल 1 से 4% है, तो अब 1% से कितना कम होगा, इस्नोफिल कितना घटेगा, अब 1% से कितना घटेगा, घटने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो इस्नोफिल वाले कंडीशन में इस्नोपेनिया का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं, इस्नोफिलिया इसका बढ़ने का ही ज़्यादा महत्व है। बेसोफिल में भी वही बात है सर, यहाँ देखिए आप 0 से 1% है, अब 0% से भी कम हो सकता है क्या, माइनस में तो नहीं जाएगा ना, तो इसके भी घटने के ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बेसोपेनिया का कोई सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं, बेसोफिलिया बढ़ जाएगा उसका सिग्निफिकेंस है। उसी तरीके से मोनोसाइट में 2 से 8% है, घटने के बहुत कम चांसेस हैं या घटने के बहुत कम सिग्निफिकेंस है। मोनोसाइटोपेनिया का सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं है, मोनोसाइटोसिस का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है अगर बढ़ गया काउंट तो, ठीक है। लेकिन ये जो है लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, इनके घटने और बढ़ने से फर्क पड़ता है और उनका सिग्निफिकेंस भी है। इतनी बात आपको समझ में आ गया बॉस कि क्या क्या है। अब हम लोग एक एक करके जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ए बढ़ेगा तो क्या होगा, ओ घटेगा तो क्या होगा। यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, अभी पहले मिटाता नहीं हूं। सबसे पहले जैसे पहला पैरामीटर आपने रेड ब्लड सेल देख लिया, दूसरा पैरामीटर आपको मैंने क्या देखने के लिए कहा, ल्यूकोसाइट देखने के लिए कहा। सबसे पहले दूसरी नंबर पे आप देखेंगे TLC काउंट, कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट घटा है कि बढ़ा है, ठीक है। तो सपोज दैट आपको अगर TLC बढ़ गया है, जैसे कि ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए मिल रहा है, TLC का काउंट बढ़ गया, 11,000 से बढ़ा हुआ है, तो टोटल काउंट बढ़ा हुआ है, उससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा। उससे बस यही पता चलेगा कि अगर टोटल काउंट बढ़ा है तो हो सकता है जो ये पांचों हैं, इन पांचों में कोई ना कोई बढ़ा है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था आपको मोती का, मोती 11,000 है टोटल और उसमें 5 कलर हैं, तो 11,000 से अगर ज़्यादा मुझे यहाँ फाइंड आउट हो रहा है तो पांचों कलर में से कोई ज़्यादा होगा तभी तो ज़्यादा हुआ। तो जैसे ही TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ गया तो इसका मतलब इन पांचों में से कोई ना कोई बढ़ा होगा, तभी बढ़ा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखेंगे कि बढ़ा किस में है, तो सपोज दैट आपको सबसे पहले न्यूट्रोफिलिया देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है, न्यूट्रोफिलिया आपको देखने के लिए मिला। न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या है, न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल रेंज से 80% से ज़्यादा फाइंड आउट हो रहा है, जिसके कारण ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। क्या हो गया है, जिसके कारण ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया, इसके कारण हमें क्या हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस देखने के लिए मिला। तो अब न्यूट्रोफिलिया किस किस कंडीशन में देखने के लिए मिल सकता है, न्यूट्रोफिल का काउंट कब बढ़ सकता है, उसके 3-4 रीजन है। सबसे पहला आप रीजन समझिए, सबसे फर्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल रीजन। क्या, फिजियोलॉजिकल रीजन। न्यूट्रोफिल किस कंडीशन में पड़ सकता है, आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जैसे कि एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। सपोज दैट कोई पेशेंट है 2 घंटे जिम में एक्सरसाइज किया है और एक्सरसाइज करके ब्लड सैंपल दे दिया, तो उस कंडीशन में जो है न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। वो कोई डिजीज नहीं है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है,
एक्सरसाइज करना कोई रोग का कारण है क्या? एक्सरसाइज करने से तो और बॉडी तंदुरुस्त रहती है। या अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल का नॉर्मली काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, वो कोई डिजीज को इंडिकेट नहीं कर रहा है। या आप लैक्टेशन मदर, लैक्टेटिंग मदर है कोई, लैक्टेटिंग मदर का मतलब है कि किसी फीमेल ने बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दूध पिलाती है, तो इस प्रकार के पर्सन को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन या लैक्टेटिंग मदर। तो उस कंडीशन में भी ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। इसके बाद आता है पैथोलॉजिकल वेरिएशन, और पैथोलॉजिकल वेरिएशन में सबसे फर्स्ट रीजन आता है कि अगर आपकी बॉडी में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी बॉडी में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर जो है ये न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रोफिलिया देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ कमेंट में न्यूट्रोफिलिया लिखा हुआ होगा और डीएलसी में आप देखेंगे न्यूट्रोफिल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है। और कैसा इन्फेक्शन? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिसेंटली तुरंत आपको इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आपकी बॉडी में जो है बैक्टीरिया का काउंट बढ़ गया। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ इसलिए न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया। अब ऐसा क्यों होता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि ल्यूकोसाइट जो होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। आपकी बॉडी में जैसे ही बैक्टीरिया आया, आपकी ब्लड में जैसे ही बैक्टीरिया आया, न्यूट्रोफिल जो है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे सपोज दैट कंट्री में किसी आतंकवादी हमला हुआ है तो सबसे पहले सीआरपीएफ वालों को भेजा जाता है, उनको फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो हार गए तब आर्मी जाएगी या बीएसएफ जाएगा या एनएसजी जाएगा, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही आपकी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया आती है तो बॉडी सबसे पहले न्यूट्रोफिल को लड़ने के लिए भेजता है कि तुम जाओ लड़के आओ। अब क्योंकि न्यूट्रोफिल लड़ने गया, कोई बैक्टीरिया आया तो लड़ने गया, तो कुछ मरेंगे भी न्यूट्रोफिल, तो उसी कंडीशन में जो बोन मैरो में है, सभी सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, तो ब्रेन जो है बोन मैरो को मैसेज देता है कि इस कंडीशन में आप जो है न्यूट्रोफिल का प्रोडक्शन बढ़ा दो, क्योंकि बैक्टीरिया आया है उसको मारने जाना है। तो इसलिए जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में कोई भी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, रिसेंटली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो न्यूट्रोफिल का काउंट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। पहला क्लियर हुआ पैथोलॉजिकल वेरिएशन। दूसरा आता है आपको इन्फ्लामेटरी वेरिएशन। क्या? इन्फ्लामेटरी वेरिएशन। इन्फ्लामेशन है आपकी बॉडी में, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। जैसे कि सर्जरी, अगर किसी पेशेंट को सर्जरी हुआ है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। अगर यहाँ आपको न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट को सर्जरी हुआ है। या बर्न के कंडीशन में कोई पेशेंट पूरा जल गया, बॉडी पूरी जल गई, तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। या आपको थायरोटॉक्सिकोसिस है, किसी पेशेंट को थायराइड की टॉक्सिकोसिस हो गई, थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है, तो उस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन आता है आपको मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब आपकी बॉडी में अगर डिपॉजिट हो रहा है, ब्लड में डिपॉजिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में, यूरेमिया के कंडीशन में, कब बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया का डिपोजिशन हो रहा है, तो भी न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। तो आपको पता लगाना होगा कि कहीं आपकी किडनी तो खराब नहीं चल रही है, जिसके कारण यूरिक एसिड डिपोजिट हो रहा है। नॉर्मली तो ये सबको निकलना चाहिए यूरिन के थ्रू। या आपको डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो गया है, जब आप कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण बॉडी में अवेलेबल फैट की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया और फैट का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण केटोएसिडोसिस, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होकर बॉडी में डिपोजिशन होने लगा, तो उस कंडीशन में जो है न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। या आपको गाउट है, अर्थराइटिस जिसको गठिया के डिजीज कहते हैं, उस कंडीशन में भी बढ़ जाएगा। रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, उस कंडीशन में भी ये जो न्यूट्रोफिल है वो बढ़ जाएगा। न्यूट्रोफिल का बढ़ने का ये सारे कारण हो सकते हैं, इन सभी कंडीशंस में न्यूट्रोफिल जो है वो बढ़ता है। क्लियर हुआ? अब अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा
जैसे ही न्यूट्रोफिल बढ़ेगा वैसे ही आपको ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब इंक्रीज काउंट ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट फ्रॉम द नॉर्मल रेंज। अब दूसरा कंडीशन जो होता है, न्यूट्रोफिल एक तो बढ़ सकता है, तो ये सभी रीजन हो सकते हैं। दूसरा आता है न्यूट्रोपेनिया। क्या आता है बॉस? न्यूट्रोपेनिया आता है। और न्यूट्रोपेनिया का मतलब है कि डिक्रीज काउंट ऑफ द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोपेनिया मीन्स डिक्रीज काउंट, यानी कि जो 60% था उससे नीचे आ गया। तो अगर न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, तो उस कंडीशन में आपको ल्यूकोसाइटोपेनिया भी देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोफिल घट गया, ह्यूज अमाउंट में था ना, घट गया सर, तो न्यूट्रोपेनिया भी हो सकता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया भी हो जाएगा। अब न्यूट्रोपेनिया किस कंडीशन में हो सकता है? इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो होता है अगर आपको किसी पेशेंट को टाइफाइड का इन्फेक्शन है तो भी न्यूट्रोफिल कम हो जाएगा, या किसी पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन है तो भी न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाएगा, या कोई पेशेंट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको NSAID ड्रग कहते हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग किसको कहते हैं? जो कि पेन किलर होते हैं, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सभी अगर ड्रग आप लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको न्यूट्रोफिल की काउंट घट जाएगी। या आपको प्रोलॉन्ग्ड फीवर है, क्या बहुत लंबे समय से आपको बीमार हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से बीमार होने का मतलब बुखार आ रहा है, फीवर, टेम्परेचर आपकी हाई जा रही है, तो इस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल का काउंट कम हो जाएगा। अब एक यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ। अभी बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आप बोले हैं कि अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल तो बढ़ता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। आप टाइफॉइड का इन्फेक्शन है, टाइफॉइड किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टाइफॉइड होना। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टीबी होना। तो ये दोनों भी तो बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है फिर भी न्यूट्रोफिल तो अब तो घट गया, ऐसा कैसे? इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है जो अभी समझाऊंगा, शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया। अक्सर आपने देखा होगा कि सीबीसी के रिपोर्ट में, अच्छा इसको क्लिनिकल कोरिलेशन भी ऐसा करते हैं, अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो देखते हैं कि अरे देखो तो उसमें न्यूट्रोफिल काउंट घटा है कि नहीं, या टीएलसी घटा है कि नहीं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि क्यों घट जाता है। देखिए अभी आप बात समझिए, पहला आपको टाइफाइड का समझाता हूँ, फिर आपको टीबी में समझाऊंगा कि टाइफाइड के कंडीशन में न्यूट्रोफिल का काउंट क्यों कम जाता है या टीएलसी का काउंट क्यों कम जाता है। क्योंकि न्यूट्रोफिल कम जाता है इसलिए टीएलसी भी कम जाता है, डायरेक्ट बात यही है। न्यूट्रोफिल क्यों घट जाता है जबकि न्यूट्रोफिल को बढ़ना चाहिए? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है। इसका रीजन ये है कि जो न्यूट्रोफिल होते हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, न्यूट्रोफिल एक तो आपके ब्लड में होता ही होता है। न्यूट्रोफिल का जो काम होता है, जो आपकी बॉडी के म्यूकस लेयर हैं, उन म्यूकस लेयर में भी न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? ड्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, या मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। आपके बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी इंटीग्रिटी को, जो उनका वॉल है, जो उनका सृजनात्मक स्थिरता है, उसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी म्यूकस मेम्ब्रेन में, चाहे वो नाक का म्यूकस मेम्ब्रेन हो, स्किन का म्यूकस मेम्ब्रेन हो, इंटेस्टाइन का म्यूकस मेम्ब्रेन हो, सभी जगह न्यूट्रोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है नेचर ने। क्यों किया है? क्योंकि न्यूट्रोफिल ही सबसे पहले बैक्टीरिया से लड़ता है। आप सपोज दैट कहीं पे भी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होता है, नाक के अंदर ही हो गया, आंत के अंदर ही हो गया, वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वहाँ अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो तुरंत न्यूट्रोफिल उससे लड़ेगा और वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होने देगा। इसलिए न्यूट्रोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन किया हर एक म्यूकस मेम्ब्रेन में नेचर ने। अब होता क्या है, टाइफाइड के इन्फेक्शन के कंडीशन में आपको क्या होता है कि जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होते हैं, आपके कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब आप खाते हैं तो उसके थ्रू आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। आपने सुना होगा कि किसी को भी टाइफाइड होता है तो आपको डॉक्टर बोलता है कि आंत में सूजन हो गया है या आंत में कीड़ा है, उसके कारण टाइफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में ही जाती है, और इंटेस्टाइन में जैसे ही साल्मोनेला टाइफी के बैक्टीरिया जाता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया से लड़ता है, जो न्यूट्रोफिल वहाँ प्रेजेंट था, और उसको मार देता है। अब मारने के कारण क्या हो जाता है? मारने के बाद बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया वहाँ से लॉस हो जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया चला गया बॉडी से जितना वहाँ प्रेजेंट था, और फिर आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया। तो सारे के सारे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सारे तो नहीं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया तो वहाँ इंटेस्टाइन में लड़ने चले गए,
मोस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल तो इंटेस्टाइन में लड़ने चले गए साल्मोनेला टाइफी से। तो अब बॉडी में तो साल्मोनेला न्यूट्रोफिल का काउंट तो कम ही हो जाएगा ना, तो इसलिए साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाता है, इसलिए न्यूट्रोफिलिया हो जाता है या आपको ल्यूकोपेनिया हो जाता है। क्लियर हुआ आपको कि टाइफॉइड में न्यूट्रोफिलिया क्यों हो जाता है, टीएलसी क्यों हो जाता है, घट जाता है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा कंडीशन है कि टीबी के कंडीशन में यूजुअली बोलेंगे सर इसमें भी तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें भी बढ़ना चाहिए। तो देखिए बच्चे, जब शुरू में आपको टीबी का इन्फेक्शन होगा, बहुत ही कम है, जैसे सपोज आपको टीबी का इन्फेक्शन हुआ है अभी और पल्मोनरी टीबी हुआ, लंग्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, थोड़े से बैक्टीरिया हैं, तो इस कंडीशन में आपको जो है शुरू वाले कंडीशन, प्राइमरी टीबी के कंडीशन में आपको न्यूट्रोफिल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन आपको एक वर्ड में लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं मिलियरी टीबी। क्या बोलते हैं? अगर आपको मिलियरी टीबी हो गया, मिलियरी टीबी का मतलब बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया एक प्लेस से जहां पर थे, लंग्स में हुआ था तो लंग्स से, या बोन में हुआ था, या बैकबोन में हुआ था, ब्रेन में हुआ था, जहां पर भी हुआ था टीबी, एक जगह से लेकर आपकी बॉडी में पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो गया। ह्यूज अमाउंट में माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ह्यूज अमाउंट में स्प्रेड आउट हो गए। तो इस कंडीशन में न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाएगा, न्यूट्रोपेनिया हो जाएगा और ल्यूकोसाइटोपेनिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने कौन जाएगा? न्यूट्रोफिल लड़ने जाएगा। तो अब थोड़े अमाउंट में था तब तक तो लड़ रहा था, उस कंडीशन में बढ़ा था क्योंकि बोन मैरो ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया बैक्टीरिया का। लेकिन जैसे ही ह्यूज अमाउंट में हो गया टीबी के बैक्टीरिया, तो अब वो जो है जितने भी न्यूट्रोफिल हैं सबको मार दिए, ह्यूज अमाउंट में न्यूट्रोफिल को मार दिया बॉडी में, तो क्या होगा? न्यूट्रोफिल का काउंट कम ही तो हो जाएगा। तो अब मिलियरी टीबी के कंडीशन में न्यूट्रोपेनिया हो जाता है, न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाता है और ल्यूकोसाइटोपेनिया भी हो जाता है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा बात, न्यूट्रोफिलिया किस कंडीशन में होगा और न्यूट्रोपेनिया किस कंडीशन में होगा, बढ़ेगा कब और घटेगा कब, ल्यूकोसाइटोसिस कब होगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया कब होगा। ल्यूकोसाइटोसिस का एक कंडीशन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूट्रोफिलिया में। एक और कंडीशन होता है मैंने अभी आपको जस्ट क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर ल्यूकोसाइट की नॉर्मल काउंटिंग बढ़ेगी तो ल्यूकोसाइटोसिस, लेकिन अगर ल्यूकोसाइट की एबनॉर्मल काउंटिंग बढ़ेगी ना तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अच्छा, ल्यूकेमिया जो है वो हम लोग ब्लड कैंसर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर को। यानी कि आप सीबीसी के रिपोर्ट से ब्लड कैंसर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ब्लड कैंसर को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही अच्छा मेथड है सीबीसी करवाना। अब ल्यूकोसाइटोसिस में भी मैंने बताया कि ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ेगा और ल्यूकेमिया में भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों में अंतर ये है कि ल्यूकोसाइटोसिस में जो WBC की मॉर्फोलॉजी होगी वो नॉर्मल होगी, मतलब कि न्यूट्रोफिल नॉर्मल होगा शेप में, स्ट्रक्चर में, लिम्फोसाइट नॉर्मल होगा, लेकिन साइज नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल बढ़ गए, नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट बढ़ गया, तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोल दिए। लेकिन ल्यूकेमिया के कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट फाइंड आउट होता है, WBC की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है और ह्यूज अमाउंट में प्रोलिफरेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ल्यूकोसाइट की काउंट बढ़ जाती है। 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, होना 11,000 चाहिए था, 50,000 से भी ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया जनरल जो है वो ब्लड कैंसर की कंडीशन है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब यानी कि न्यूट्रोफिलिया कब कब हो जाएगा? न्यूट्रोफिलिया ल्यूकेमिया में भी न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, और इस कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस भी होगा। ये आपको बात समझ में आ गया? न्यूट्रोफिल की बातें आपको समझ में आ गई सर। दूसरा नंबर पे हमारा कौन सा था? इशनोफिल। इशनोफिल कितना होता है? 1 से 4%। अगर घट गया तो इशनोपेनिया, जो देखने के लिए मिलेगा नहीं, मेनली आपको इशनोफिलिया देखने के लिए मिलेगा। इशनोफिलिया जो है, इयोसिनोफिलिया, ये मेनली आपको एलर्जी के कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। कब देखने के लिए मिलेगा? एलर्जिक कंडीशन में। क्यों? बिकॉज ऑफ इशनोफिल जो होते हैं दे लिमिट द एलर्जिक रिएक्शन इन योर बॉडी। इशनोफिल जो है बॉडी में, इशनोफिल एक सब्सटेंस कंटेन करता है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। क्या बोला जाता है? हिस्टामिन उसको बोलते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। यानी आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो गया, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब है, एलर्जिक रिएक्शन का मतलब पहले समझाता हूं। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हुई, पेन हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है, उससे आपको रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो उसी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ब्रेन को भेजता है हिस्टामिन। तो आपकी बॉडी में जैसे ही कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा
एलर्जिक रिएक्शन का मतलब आपको सर्दी हो गया, खांसी हो गया, छींक आ रही है, स्किन की एलर्जी है, इंटेस्टाइन की एलर्जी है, चाहे आपको कोई पैरासाइट का ही इन्फेक्शन क्यों नहीं हो गया, वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन है। तो पैरासाइट के इन्फेक्शन में भी इस्नोफिल बढ़ जाएगा। सर्दी खांसी बुखार हुआ है उस कंडीशन में भी बढ़ जाएगा। स्किन की एलर्जी है उस कंडीशन में भी इस्नोफिल बढ़ जाएगा। यानी ये इस्नोफिल जो है मोस्टली एलर्जी के कंडीशन में इस्नोफिलिया आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसोफिलिया जो है ये आपको मोस्ट ऑफ हमेशा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत जल्दी ये नहीं इंक्रीज होते हैं, बहुत ही फ्यू अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन बेसोफिलिया मेनली जो है आपको कैंसरस की कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, जब ये ल्यूकेमिया हो जाएगा। ल्यूकेमिया का मतलब है मैंने क्या बताया कि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट। बोन मैरो में जहाँ पे बन रहा था ल्यूकोसाइट, वहाँ अगर ह्यूज अमाउंट में बनने लगेगा बेसोफिल, तो आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा बेसोफिलिया। अच्छा, बेसोफिल में क्या इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात को समझिए, क्यों है बेसोफिल आखिर ब्लड में। देखिए बेसोफिल जो है ना, ये भी दो चीज़ों को कंटेन करता है। एक तो हिस्टामिन को ये भी रखता है अपने अंदर, एलर्जिक कंडीशन में इस्नोफिल को हेल्प करता है हिस्टामिन देने के लिए। दूसरा जो है बेसोफिल में हिपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन। बेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें हिपेरिन पाया जाता है, और हिपेरिन क्या है? नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता, ब्लड को डाइल्यूट करते रहता है, वो हिपेरिन ही करता है। तो हिपेरिन कौन कंटेन करता है? बेसोफिल करता है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हिपेरिन बनता कहाँ है आपके शरीर में? तो हिपेरिन जो है आपके लीवर में बनता है, और कुछ जो है मास्ट सेल में बनते हैं। अच्छा, ये मास्ट सेल क्या है? तो जैसा बेसोफिल दिखता है ना, बेसोफिल के ही जैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है वैसा ही शेप और स्ट्रक्चर का होता है, वो उसे हम लोग मास्ट सेल कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बेसोफिल के जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो मास्ट सेल हैं, जो कि स्किन में पाए जाते हैं, उसे मास्ट सेल कहते हैं। और उसका भी फॉर्मेशन जो है ब्लड से, बोन मैरो से ही होता है। आपको जब ल्यूकेमिया हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में बेसोफिल भी बढ़ जाएगा और मास्ट सेल भी आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप सीबीसी करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करेंगे। तो बेसोफिल आपको समझ में आ गया कि अगर बेसोफिल इंक्रीज हुआ तो क्या आप देखने के लिए मिल सकता है आपको। नेक्स्ट वन आता है मोनोसाइटोसिस। देखिए मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपेनिया का बहुत रोल नहीं है, मोनोसाइटोसिस का रोल है, यानी कि मोनोसाइट काउंट कब बढ़ जाएगी। मोनोसाइट का जो मेन काम होता है ना, दे किल्स द ट्यूमर सेल। क्या करते हो? जो अगर आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैंसरस ट्यूमर हो या बेनाइन ट्यूमर हो, किसी भी प्रकार का अगर ट्यूमर आपकी बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है, तो मोनोसाइट जो है उनको मारने का काम करते हैं। तो अगर यहाँ मोनोसाइटोसिस देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ सीबीसी की रिपोर्ट में मोनोसाइट का काउंट इंक्रीज मिल रहा है, तो आप समझिए कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको मारने के लिए इनका काउंट बढ़ गया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन आता है लिम्फोसाइटोसिस। कौन है? लिम्फोसाइट। देखिए बॉस, लिम्फोसाइट के घटने और बढ़ने से, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल के घटने और बढ़ने से तो ल्यूकोसाइटोसिस से ल्यूकोसाइटोपेनिया पे कोई असर नहीं हो रहा था। ल्यूकोसाइटोसिस पे मेनली असर होगा न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट के बढ़ने घटने से। अगर इस्नोफिल और मोनोसाइट बहुत बढ़ेंगे तब जाके असर होगा ल्यूकोसाइटोसिस पे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ दो वर्ड आता है, एक है लिम्फोसाइटोसिस और दूसरा है लिम्फोसाइटोपेनिया। लिम्फोसाइटोपेनिया। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जब लिम्फोसाइट नॉर्मल काउंट से आगे की ओर बढ़ जाएगा, 40% से ज़्यादा हो गया लिम्फोसाइट तो उसको लिम्फोसाइटोसिस, 20% से या 25% से कम हो जाएगा लिम्फोसाइट तो उसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोपेनिया। ठीक है, इतना तक आपको क्लियर है। मेनली जो लिम्फोसाइट है आपकी बॉडी में, जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा आपको तब ही इंक्रीज आउट होगा। पहले आपको मैं डिक्रीज वाला बताता हूँ, फिर इंक्रीज वाला बताऊंगा कि लिम्फोसाइट कब घटेगा। जो ये लिम्फोसाइट होता है ना आपकी बॉडी में, वो दो प्रकार के होता है। आप जनरली आपने पढ़ा होगा शायद कि स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। आपको मैं बताता हूँ कि आपके शरीर में जो है वो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होता है, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का मतलब है कि वैसे लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन बोन मैरो में हुआ है, और टी लिम्फोसाइट का मतलब है कि वैसे लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन थाइमस में हुआ है। थाइमस एक बोन होता है, यहाँ पे जो आपकी छाती की हड्डी है ना, हड्डी के बीच में एक बड़ा सा हड्डी है, उसको बोलते हैं थाइमस। तो कुछ लिम्फोसाइट जो है इस थाइमस में आके मैच्योर होते हैं और कुछ बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट इस थाइमस में मैच्योर हुआ है उसको हम लोग टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अच्छा, टी लिम्फोसाइट में भी दो प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, एक होता है CD4 और एक होता है CD8। मैंने बोला ना और अंदर जाएंगे तो बहुत चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानिए। तो जो ये CD4 लिम्फोसाइट होता है ना, ये आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि लिम्फोसाइट घटेगा या बढ़ेगा कब? वायरस के कंडीशन में। आपके बॉडी में अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट घटेगा बढ़ेगा। न्यूट्रोफिल कब घटेगा बढ़ेगा? बैक्टीरिया का इन्फेक्शन में। इस बात को आप याद रखना, ठीक है जी सर। इस्नोफिल कब घटेगा बढ़ेगा? किसी एलर्जिक कंडीशन में। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। तो अब क्या होता है कि ये CD4 लिम्फोसाइट जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा होता है। तो लिम्फोसाइटोपिनिया आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा वो HIV के कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। कब? जब आपको एड्स हो गया है तब उस कंडीशन में CD4 की जो काउंटिंग है ये कम हो जाता है, जिसके कारण लिम्फोसाइट की काउंटिंग कम हो जाती है। अच्छा, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या एड्स हो गया, आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, तो इस कंडीशन में लिम्फोसाइट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो प्रोटीन पाया जाता है ना HIV वायरस पे, वो HIV वायरस क्या करता है, इस CD4 लिम्फोसाइट को ही मार देता है। तो इसको मारने लगता है तो लिम्फोसाइट की काउंटिंग जो है आपकी बॉडी में कम होने लगती है। यानी लिम्फोसाइटोपिनिया कब देखने के लिए मिलेगा? HIV के कंडीशन में। इसी कंडीशन में आपको ल्यूकोसाइटोपेनिया भी हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट कम हुआ तो ल्यूकोसाइट भी कम हो जाएगा, टोटल ल्यूकोसाइट की काउंटिंग भी कम हो जाएगी। या आपको रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किसी को हो रहा है या केमोथेरेपी हो रहा है, ये क्या होता है? कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। केमोथेरेपी में केमिकल चढ़ाते हैं बॉडी में, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन का थेरेपी देते हैं। तो इस कंडीशन में भी लिम्फोसाइट में CD4 सेल्स का काउंट कम हो जाता है। लिम्फोसाइटोपिनिया आपको समझ में आया? अगर CBC के रिपोर्ट में अगर आपको लिम्फोसाइटोपिनिया देखने के लिए मिल रहा है तो आपको क्या क्या डिजीज सस्पेक्ट होगा? किसी को भी अगर HIV हुआ है तो उसको सबसे पहले आप देखना लिम्फोसाइटोपिनिया होगा। CBC में देखने का सबसे बड़ा मेजर रोल यही है। दूसरा कंडीशन आता है लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस देखिए दो प्रकार के होता है, एक होता है ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटोसिस और एक होता है परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस। एक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट, और दूसरे वाले को बोलते हैं परसिस्टेंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या है? बदलने वाला। ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि ये टेम्पोररी लिम्फोसाइटोसिस होगा। लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ा है लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्षणिक समय के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ते दिन के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिम्फोसाइट इसमें बढ़ा हुआ रहेगा, लिम्फोसाइट का काउंट। अच्छा, ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटोसिस आपको कब देखने के लिए मिलेगा? अभी मैंने बताया था कि वायरस के कंडीशंस में ही लिम्फोसाइट घटते या बढ़ते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में CMV वायरस का अगर इन्फेक्शन है, साइटोमेगालो वायरस या एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन है, या EBV वायरस जिसको बोलते हैं, या हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन है, तो इन सभी वायरस के इन्फेक्शन के कंडीशंस में आपको जो है ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटोसिस देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव लिम्फोसाइट। इसको क्या बोला जाता है? रिएक्टिव लिम्फोसाइट। ऐसे कमेंट में यहाँ लिख के आएगा रिएक्टिव लिम्फोसाइटोसिस या ट्रांजिएंट लिम्फोसाइटोसिस। और परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस का मतलब क्या है? जो बहुत ही लंबे समय तक है, जल्दी ठीक नहीं होगा, लिम्फोसाइट बढ़ा का बढ़ा ही है, वो होगा आपको कैंसर के कंडीशन में। जब आपको B सेल क्रोनिक ल्यूकोपेनिया हो गया है, B सेल क्रोनिक ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकोपेनिया नहीं ल्यूकेमिया हो गया, आपको ब्लड सेल का कैंसर, ल्यूकोसाइट का जब B सेल जो B लिम्फोसाइट हैं वो ह्यूज अमाउंट में आपके बढ़ गए, प्रोलिफरेशन बढ़ गया है, आपको कैंसर हो गया, उस कंडीशन में जो है लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ जाएगा। और उस प्रकार के अगर लिम्फोसाइट बढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस। क्लियर हुआ आपको कि WBC देखेंगे तो किस किस डिजीज में बढ़ सकता है, घट सकता है, कैसे बढ़ेगा? ये था WBC के बारे में। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है सर प्लेटलेट। किधर है प्लेटलेट? प्लेटलेट की नॉर्मल काउंट क्या है? 1.4 लाख से 4.5 लाख। अगर प्लेटलेट काउंट घटता है बढ़ता है तो क्या होगा? देखिए, प्लेटलेट काउंट बढ़ने के कुछ रीजंस होते हैं भी और घटने के भी कुछ रीजंस होते हैं। घटने में तो सबसे बड़ा रीजंस मैंने आपको बताया, हम लोग जानते हैं बहुत ही नॉर्मली कि प्लेटलेट काउंट कब घटता है? मेनली आपको डेंगू वायरल फीवर में घट जाता है। लेकिन क्यों घटता है डेंगू वायरल फीवर में, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लेटलेट जो है, जब प्लेटलेट का काउंट आपके बॉडी में घटेगा तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और अगर प्लेटलेट का काउंट बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है,
प्लेटलेट बढ़ गया थ्रोम्बोसाइटोसिस, घट गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। 4.5 लाख से बढ़ जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, घट जाएगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है। अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का सबसे बड़ा कारण मैंने क्या बताया? डेंगू वायरल फीवर। डेंगू वायरल फीवर में प्लेटलेट का काउंट कम क्यों हो जाता है? ये आपने कभी ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है? देखिए, एक्चुअल में प्लेटलेट का हमारे बॉडी में दो काम होता है। एक तो हेमोस्टेसिस में इसका रोल होता है, मतलब जो भी बॉडी में कहीं कट छट होता है तो उसको वहाँ पे ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। और दूसरा इसका काम होता है कि हमारे बॉडी में जो एक कैपिलरीज है ना, हमेशा रप्चर होते रहते हैं, उन रप्चर कैपिलरी को रिपेयर करते रहता है। मतलब हमने ऐसे किया, अभी किया तो यहाँ बहुत सारे कैपिलरी रप्चर हो गए होंगे, हमने किसी को थप्पड़ मारा तो यहाँ बहुत सारे कैपिलरी रप्चर हो गए होंगे। कोई भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट में ब्लड कैपिलरी रप्चर होते रहता है, मतलब टूटते रहता है। तो प्लेटलेट क्या करता है? उन टूटने वाले कैपिलरी को रिपेयर करता है, बनाता है। अब होता यह है कि डेंगू का वायरस जैसे ही आपके बॉडी में आता है, सभी के सभी प्लेटलेट्स को पकड़ लेता है खाने के लिए, तोड़ने के लिए। तो आपकी बॉडी में कैपिलरी टूट रहे होते हैं उस समय भी, लेकिन प्लेटलेट उस समय काम नहीं करता, क्योंकि डेंगू के वायरस जो थे सबके सब प्लेटलेट को बांध दिए, पकड़ लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपने देखा होगा डेंगू के कंडीशन में पूरा बॉडी पे रेड रेड पैचेज भी हो जाता है, और इसीलिए वहाँ से जब इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है तो प्लेटलेट भी ब्लीड हो जाता है, जिसके कारण डेंगू के फीवर में प्लेटलेट की काउंट बहुत ही एक्सेसिव कम हो जाता है। तो पहला आपको प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कब होगा? डेंगू वायरल फीवर में आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा, आप अधिकतर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ह्यूज अमाउंट में अल्कोहल को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। या बोन मैरो फेलियर, बोन मैरो फेलियर, जैसा कि मैंने बताया कि सभी के सभी जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट हो, सबके सब बोन मैरो बनते हैं। बोन मैरो काम करना ही बंद कर दिया है। स्पेशली उस कंडीशन को बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशंस में आपको जो बोन मैरो है वो प्लेटलेट बनाना ही कम कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कंडीशन आता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको कब देखने के लिए मिलेगा? आपको प्लेटलेट की काउंट कब बढ़ जाएगी आपकी बॉडी में? सबसे फर्स्ट रीजन होता है स्प्लेनेक्टोमी। जब आपकी बॉडी से स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है, स्प्लीन एक ऑर्गन होता है बॉडी में, तो स्प्लेनेक्टोमी का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्प्लीन फ्रॉम योर बॉडी। अगर बॉडी से स्प्लीन को रिमूव कर दिया गया है तो उस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइट जो है, प्लेटलेट की काउंट बढ़ जाएगी। अगर किसी पेशेंट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्लेटलेट का काउंट ऑब्जर्व हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें स्प्लीन का रिमूवल किया गया है, तब ऐसा हो रहा है। या आपको जैसे कि आपकी बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, अगर बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा होगा तो इस कंडीशन में भी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाएगा। या आपको अगेन ब्लड कैंसर हो गया है। ब्लड कैंसर में क्या होता है? ह्यूज अमाउंट में मेगाकैरियोसाइट बनने लगा। मेगाकैरियोसाइट क्या होता है? प्लेटलेट का प्रीकर्सर सेल होता है। जब थ्रोम्बोपोसिस पढ़ा रहा था तो बताया था, पहले मेगाकैरियोसाइट आता है तब मैच्योर प्लेटलेट बनता है। तो बोन मैरो जो है ह्यूज अमाउंट में मेगाकैरियोसाइट बना रहा है, तो ह्यूज अमाउंट में प्लेटलेट भी बनने लगेगा, तो इस कंडीशन में भी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाएगा। कुछ इन्फेक्शंस के कंडीशन में भी प्लेटलेट के काउंट बढ़ते हैं और उससे भी थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी कंडीशंस हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग के टेंडेंसी के कंडीशंस में, या आपको स्प्लेनेक्टोमी के कंडीशंस में, है ना, या इन्फेक्शन के कंडीशन में, ब्लड कैंसर के कंडीशंस में भी आपको थ्रोम्बोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। ये था आपको ESBC के बारे में। लास्ट वाला एक पैरामीटर है वो है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो अगर ESR बढ़ रहा है और घट रहा है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ESR को यूज किया जाता है डिजीज के प्रोग्नोसिस में। ये वर्ड आप याद रखना, किस चीज़ में ESR को यूज किया जाता है? डिजीज के प्रोग्नोसिस में। डिजीज का प्रोग्नोसिस क्या है? पहले थोड़ा सा ESR समझ लीजिए क्या है, फिर आपको प्रोग्नोसिस भी समझा दूंगा कि क्या है। ESR का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। हम लोग कोई भी एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में होल ब्लड को डाल देते हैं, ठीक है। होल ब्लड को डालने के बाद 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद ऑब्जर्व करते हैं, इसमें एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, ये वाला रेड ब्लड सेल कितना इसमें सेडिमेंट हो गया है, 1 घंटे में जमा हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद उसको चेक किया जाता है। अब होता यह है
कि अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है किसी प्रकार की, कोई किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, तो ये इरिथ्रोसाइट जो है ना बहुत जल्दी ही सेडिमेंट हो जाते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है तो नॉर्मली इतना देर में आपको इतना सेडिमेंट होगा, जो नॉर्मल मैंने बताया 0 से 9, 0 से 20 या 3 से 5 या 4 से 7। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज करता है ESR करने के लिए लैब टेक्नीशियन, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर, ESR आपको समझ में आया कि क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्या है, इसका डिजीज के प्रोग्नोसिस में। सपोज दैट आपको TB हुआ, ठीक है, और अभी आपको डॉक्टर ने बोल दिया ट्रीटमेंट करने से पहले, दवा देने से पहले कि आप जाइए ESR करवा के लाइए। सपोज दैट अभी आपको ESR 60 आया, कितना आया आपका 60। आपको 2 से 3 महीने का दवा दिया डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट चलाया, 3 महीने के बाद फिर से आपको ESR करवाया डॉक्टर ने, और आपकी ESR के फाइंड आउट कितने, वैल्यू कितनी आ गई 49 आई। सपोज दैट 49 आया, तो 3 महीने पहले जब आप मेडिसिन नहीं खा रहे थे तो 60 था ESR, अभी आपने 3 महीने मेडिसिन खा के आया तो 49 हो गया। तो इससे क्या पता चला डॉक्टर को कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ पेशेंट को वो मेडिसिन इफेक्टिव है, तब तो ESR कम हो गया। और सपोज दैट 3 महीने के बाद 70 हो जाता और बढ़ जाता, तो क्या डॉक्टर को पता चलता कि मेरा मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है। तो ये जो है ESR इज ए टूल एज अ टेस्ट विच यूज फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ टेस्ट को प्रोग्नोस करने के लिए, डिजीज को प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज को प्रोग्नोसिस में यूज किया जाता है, डायग्नोसिस में नहीं। क्लियर है आपको। ये था CBC की सारी पैरामीटर, और उस पैरामीटर के बढ़ने घटने से क्या आपको डिजीज फाइंड आउट हो सकता है। आप CBC की अगर एक रिपोर्ट देखते हैं तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये सारी बातें आप देख भी सकते हैं। WBC और प्लेटलेट के कम में कमेंट यही सब लिखे हुए आएंगे जो मैंने घटे और बढ़े का कंडीशन आपको बताया था। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर देखने के बाद, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखने के बाद कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप कुछ भी सीखने या समझने में सफल हुए हैं और आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि CBC क्या है वगैरह वगैरह। और ऐसे बहुत सारे यूजफुल लेक्चर्स यहाँ आपको चैनल पर मिलेंगे और आते ही रहते हैं। ठीक है, तो और अगर आप पैरामेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।